नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज एक बेहद ख़ास मसले के साथ आपके सामने हूँ। नज़ीर अकबराबादी की एक कविता है और वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। नज़ीर अकबराबादी की कविता आदमीनामा की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। जी हाँ, आदमी के तेग आदमी पर ही मारने की घटनाओं को आजकल मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और पिछले दिनों झारखंड में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिल को दहला दिया। घटना ने एक बार फिर से देश को मॉब लिंचिंग के खतरे से आगाह किया है। हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक पास करने वाले झारखंड में एक बार फिर से भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लिया। मॉब लिंचिंग का अर्थ कुछ इसी तरीके से लिया जा सकता है जहां भीड़ कानून को अपने हाथों में ले लेती है। झारखंड की एक घटना सिमडेगा में हुई और सिमडेगा में 150 लोगों की भीड़ ने एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना को अंजाम उसकी पत्नी की आंखों के सामने दिया गया। पत्नी चिल्लाती रही लेकिन ग्रामीणों का दिल नहीं पसीजा। युवक ने सरेआम तड़प तड़प कर जान दे दी और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब मॉब लिंचिंग की गई है। पिछले कई सालों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र का खौफनाक रूप है। इसमें उन्मादी भीड़ इतनी ज्यादा बेलगाम हो जाती है कि वो हत्या पर उतारू हो जाती है। लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो आंकड़ों में 2012 से अब तक देश में मॉब लिंचिंग के करीब 133 मामले देखे गए हैं। ये हमारे उस सभ्य समाज की गणना है, उस सभ्य समाज के आंकड़े हैं जिस पर हम गर्व करते हैं। और करीब 50 लोगों की जान गई है। 133 में 50 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि पीड़ितों में 57% अल्पसंख्यक थे, 9% दलित समुदाय से थे। हैरत की बात यह है कि गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि एनसीआरबी ने 2017 में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के मामलों पर डेटा एकत्र किया था, लेकिन डेटा अविश्वसनीय होने के कारण इस अभ्यास को बंद कर दिया गया था। अभी तक मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने हैं। झारखंड में बिल विधानसभा में पास तो हो गया है, लेकिन राज्यपाल की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। नोट करने की बात यह है कि चारों राज्य बीजेपी शासित नहीं है। ये भी गौर करने की बात है कि ज्यादातर घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही हुई हैं। गंभीर बात यह भी है कि लिंचिंग के खिलाफ कोई मौजूदा संहिताबद्ध कानून नहीं है। फिलहाल मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून हमारे देश में मौजूद नहीं है। मामले में पुलिस सबसे पहले आईपीसी की धाराओं के तहत ही कार्रवाई करती है। नए कानून बनाने के लिए कई सालों से जद्दोजहद की गई है। सिफारिशें और ड्राफ्ट सामने रखे गए। राष्ट्रीय अभियान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानूनी बातचीत शुरू करने के लिए मानव सुरक्षा कानून के रूप में जाना जाने वाला एक बिल तैयार किया गया, लेकिन अभी तक कुछ खास मामला आगे नहीं बढ़ा। प्रकाश आंबेडकर और कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला इस पहल में शामिल रहे। आज मॉब लिंचिंग सिर्फ गौ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। भीड़ की हिंसा की घटनाओं को चोरी, बच्चा चोरी, मवेशी तस्करी, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी या फिर डायन, इस तरह की अफवाहों से हवा मिलती है। सोशल मीडिया से भी अफवाहों को काफी जोर मिलता है। मॉब लिंचिंग पर देश के सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई। 2018 में तहसीन पूनावाला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन तक जारी कर चुका है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी कहा। इस बात पर जोर दिया गया कि हर नागरिक की जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और बिना कानून जीवन को छीना नहीं जा सकता। मॉब लिंचिंग पर अदालती कार्यवाही भी कुछ सुस्त दिखी। हालांकि काफी कुछ कहा गया, बोला गया, लेकिन जो अदालत थी उसको लेकर बहुत हद तक जानकारों का ये कहना है कि उस तरह से क्रियाशील नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मामले की आखिरी सुनवाई तत्कालीन सीजेआई जस्टिस गोगोई के कार्यकाल के दौरान
जुलाई 26, 2019 को हुई थी। फिर सुनवाई जल्द ही ठंडे बस्ते में चला गया। अब इसको लेकर काफी टीका टिप्पणी की गई। तब से दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के प्रयासों को अभी तक सफलता खास नहीं मिली है। अभी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस अभी भी कटघरे में खड़ी हो रही है और सरकारें अभी भी कानून बनाने में हिचक रही हैं। ऐसे में भीड़ तंत्र पर लगाम कैसे लगे? आज मॉब लिंचिंग से जुड़े तमाम मसलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ये भीड़ तंत्र का वो रूप है जिसका किसी भी लोकतंत्र में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये है मॉब लिंचिंग, जहां भीड़ किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में सरेआम पीटती है और उसकी जान तक ले लेती है। जनवरी 1999 में ओडिशा में मिशनरी समाज सेवक ग्राहम स्टेन्स को जलाकर मारने की वारदात से शुरू हुई लिंचिंग की वारदात ने अब तक सैकड़ों जानें ले ली। मॉब लिंचिंग की इस कड़ी में दादरी के अखलाक, झारखंड के तबरेज अंसारी और अलवर में पहलू खान ऐसे नाम हैं जिनकी मौत ने सुर्खियां बनाई, लेकिन सैकड़ों ऐसे नाम भी रहे जो मॉब के हाथों मारे गए और आरोपी पकड़ा तक नहीं गया। जनवरी 2010 से जून 2017 तक गौहत्या और बीफ के मामलों को लेकर देश के राज्यों में हिंसा की 63 घटनाएं हुई। इन मामलों में कुल 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 124 घायल हुए। मॉब लिंचिंग की 51% घटनाओं में मुसलमानों को भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जुड़े आंकड़ों को जमा नहीं करती, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संकलित आंकड़ों से इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। 2020 में देश में मॉब लिंचिंग की 23 घटनाएं हुई, जबकि 2019 में मॉब लिंचिंग की 107 घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को गंभीरता से लिया है और तहसीन पूनावाला केस में भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं पर दिशा निर्देश जारी किया है। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करे। राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहां ऐसी घटनाएं हुई हो। नोडल ऑफिसर लोकल इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग करे। डीजीपी और होम सेक्रेटरी नोडल अफसर से मीटिंग करे। केंद्र और राज्य आपस में समन्वय रखे। मॉब द्वारा हिंसा के खिलाफ सरकार प्रचार प्रसार करे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान या वीडियो पर लगाम लगे। मॉब लिंचिंग मामलों में 153A आईपीसी के तहत तुरंत केस दर्ज हो। राज्य सरकार हिंसा पीड़ित के लिए मुआवजा योजना बनाए। मॉब लिंचिंग मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। पीड़ित के वकील का खर्च सरकार वहन करे। जुलाई 2018 को जारी इन दिशा निर्देशों का अब तक सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। जहां कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हो रही है, वहीं लोग पगलाई भीड़ के हाथों मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इन हालातों में सख्त कानून और जिम्मेदार सरकार और पुलिस की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मॉब लिंचिंग से ज्यादा घृणित कोई अपराध शायद पढ़े लिखे समाज के लिए और कोई नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है और इस पैनल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सभ्य समाज को यदि सभ्य बनाना है तो मॉब लिंचिंग जैसे कोढ़ से छुटकारा कैसे पाया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं जस्टिस डॉक्टर सतीश चंद्रा, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS हैं। राजेंद्र कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष झारखंड बार काउंसिल के। तहसीन पूनावाला नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील कुमार शुक्ला हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रामगढ़ कोर्ट के, और जिन्होंने मॉब लिंचिंग के मामले में अपराधियों को सजा दिलवाई है, उनकी एक सफलता की कहानी है। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तहसीन मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जब समाज में एक इस तरह की चीजें उभरती हैं तो समाज से ही आवाज आना बहुत जरूरी होती है। क्या आप मानते हैं कि पिछले 5 सालों में मॉब लिंचिंग एक सुनियोजित अपराध के रूप में विकसित हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। जी राजेश्वरी जी,
सबसे पहले आपके शो में, आपके चैनल पे मुझे शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूँ। और इतने वरिष्ठ पैनल के साथ बात करने का मौका मिला, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दो या तीन चीज मुझे बहुत परेशान करती है राजश्री जी। अगर हम लिंचिंग को देखें और दुनिया भर में हम लिंचिंग के इतिहास को देखें, तो लिंचिंग उन सूबों में, उन देशों में बढ़ता है जहाँ की इकोनॉमी बार बार घटती है। ये एक इकोनॉमिकल फैक्ट है, हमें इसे समझना होगा। तो जब आपकी जीडीपी गिरती है, जब आपके पास जॉब्स नहीं होते, मॉब्स बढ़ता है। ये चाहे यूरोप में आप देखें, अमेरिका में जहां पर बहुत लिंचिंग हुआ उस वक्त वहां पर रिसेशन था, या भारत में जब हो रहा है, आप देखते हैं कि लगातार आपकी जीडीपी घट रही है और जॉब बढ़ते हैं। इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत परेशान करती वो ये है कि जो एवरेज एज है जिन लोगों ने लिंचिंग की है, जो अपराधी है या जो लोग आरोपी है, उनकी एवरेज एज औसतन 25 से 45 के बीच में है, 45 वर्ष के बीच के लोग। तो ये चीज आपको सोचना होगा कि यंग लोग, नौजवान लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, 3G 4G फोन पर इसे रिकॉर्ड करते, लेटेस्ट गैजेट्स पे इसे रिकॉर्ड करते, वायरल करते, एक बारबेरिक एक्ट करते जो 14वीं 15वीं 16वीं दशा में होते थे। उस चीज को वो लोग यहाँ रिपीट कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो जो चीज एक बारबेरिक एक्ट, पुरानी एक्ट, प्राचीन एक्ट था, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे फैला रहे और इसको यूज कर रहे हैं। जी। तीसरी चीज है मैम, जिससे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। भारत इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर में है। कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड जेनोसाइड काउंसिल है, उनके जो प्रेसिडेंट है ग्रेगरी स्टैंटन, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है, उन्होंने रवांडा जेनोसाइड प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने काफी सारे जेनोसाइड प्रेडिक्ट किए थे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि भारत में अगले कुछ वर्षों में जेनोसाइड होगा। इसका मुख्य कारण है कि मेरे जजमेंट में, मेरे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद भारत का पार्लियामेंट लगातार इस बात में फेल हो रहा है कि मॉब लिंचिंग के लिए एक स्पेसिफिक कानून बनाए जाए। कुछ सूबों ने पास किया है जैसे झारखंड, राजस्थान वगैरह, लेकिन पार्लियामेंट इसे नहीं बना रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकन सेनेट ने इसे 100 साल तक ब्लॉक किया और 2005 में अमेरिकन सेनेट ने अमेरिकन नागरिकों से माफी मांगी इसे ब्लॉक करने के लिए। कहीं न कहीं इसमें सरकार का और इन तथ्यों का एक मेल जोल है, एक गठबंधन है। जी बिल्कुल। जैसे सतीश चंद्रा, यहाँ पर एक बड़ा मसला है कि कानून बहुत सारी चीजों का हमारे देश में बना हुआ है, पर उसके बाद भी अपराध नहीं रुकते। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग को लेकर तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, आंकड़े हर दिन आप देखें तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक कि ये बहुत शर्मनाक है कि गृह मंत्रालय ये कह दे कि अविश्वसनीय आंकड़े हैं इसलिए एनसीआरबी उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगी। बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग पर अगर विशेष कानून बनाया जाए तो इससे जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलने में सुविधा होगी, या और होगी तो किस तरह से होगी? क्योंकि इसके पहले पुलिस की भूमिका भी आ जाती है, उसके लिए मैं वेद जी के पास जाऊंगी, लेकिन आपको लगता है कि सही वक्त है जब कानून बना देना चाहिए और ठोस कानून बनना चाहिए? आपने कहा है कि भारत के अंदर इसमें क्या विशेष कानून बन सकता है, इससे पहले समझना होगा कि मॉब लिंचिंग है क्या। देखिए, आप मॉब लिंचिंग जो है इसके अंदर किलिंग ए पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो नहीं होता, उसको जो है एकदम किल कर दिया जाता है मॉब के द्वारा, उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता क्या है। दूसरा ये है कि इसके अंदर मेंसरिया नहीं है, इंटेंशन जो है गिल्टी वो भी नहीं है कि विद इंटेंशन मर्डर कर रहे हैं तो 302 लग जाएगा, वो नहीं होने की वजह से इसके अंदर 302 नहीं लग पाता है। और इसके अंदर जो मॉब है वो जरूरी नहीं कि हर बार किलिंग ही कर पाए, वो उसको जो टॉर्चर भी करती है, उसको म्यूटिलेटेड भी करती है, लटकाती भी है, शूट भी करती है, बर्निंग भी करती है, उसका कुछ अंग वंग काट भी दे देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है। और इसके कारण जो मुख्य आप देखेंगे, आपने खुद भी कहा है अपने उसमें, तो उसके अंदर जैसे काऊ विजिलेंट है, वो उसके काऊ के नाम पर के वो चले आएंगे। फिर उसके बाद जो है बच्चा चोर आ गए गांव के अंदर, तो चाइल्ड थेफ्ट का केस हो गया, विच क्राफ्ट हो गया, भाई सब भूत नहीं आती है, इस पर चुड़ैल है, वगैरह वगैरह, ये चलते रहते हैं। और इस तरह की रूमर्स जो है वो फैलती हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंटरनेट की सेवाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक वगैरह है, ये इसके अंदर काफी रोल प्ले करता है। और तुरंत आप देखेंगे कि किसी मस्जिद पर हमला हो गया तो एकदम व्हाट्सएप मैसेज थ्रू आउट जो है पूरे स्टेट में और पूरे कंट्री के अंदर दौड़ने लगता है। तो इस तरह से बहुत तेजी से पड़ता है। और अब तक क्या था, जब ये कभी घटना होती थी तो हम 153A के अंदर जो है केस दर्ज कर लेते थे, दैट इज एनिमिटी अमंग द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स।
और डिमांड ये थी कि भाई इसको 357A CRPC के अंदर कंपनसेशन देके मामले को वहीं खत्म कर दिया जाए। तो अब तो जैसा आपने बताया था कि काफी घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटनाएं टोटल जो है अब तक 266 रिपोर्टेड केसेज हैं जिसके अंदर ये आई हैं, और इसके अंदर जो है 3 स्टेक होल्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो आज की वार्तालाप कर रहे हैं, और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, 3 इसके अंदर है। तो जब ये घटनाएं बढ़ गई और इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, तो जैसे कि बताया तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में PIL फाइल हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उसमें जो है 17 जुलाई 2018 को कुछ मेजर सजेस्ट कर दिए। और मेजर्स क्या आते, पहला था प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आप प्रिवेंट इसको कैसे कर पाएंगे, मॉब लिंचिंग को कैसे आप प्रिवेंट कर पाएंगे। सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग तो 1984 का है, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद का है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको प्रिवेंट मेजर कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि इसमें हेट स्पीचेज जो हैं ऑन सोशल मीडिया उसको स्टॉप किया जाए, तुरंत उसको जो है बंद कर दिया जाए। इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और रूमर्स पे बैन लगाया जाए, मतलब उनको रोकने की कोशिश की जाए। बैन तो क्या लगेगा, रूमर को उसको किया जाए। दूसरा उन्होंने जो सजेस्ट किया वो किया रेमेडियल में, जबकि इसमें रेमेडी क्या हो सकती है। तो जैसा आपने कहा था कि FIR तुरंत लॉन्च हो, उसके मॉनिटर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, और नोडल ऑफिसर होगा जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा, बहुत ही सीनियर SP लेवल का हो, DIG लेवल का हो, या कुछ इस तरह का बहुत सीनियर पुलिस लेवल ऑफिसर होगा जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। और तीसरा उन्होंने कहा था प्यूनिटिव मेजर, कि इसका पनिशमेंट क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तो स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, और दूसरा ये जो है जो नोडल ऑफिसर है उसके फेलियर पे उसकी अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश कर दी जाए। तो ये उन्होंने उसके अंदर किया। और इसके बाद तीनों करने के बाद 30 जुलाई 2019 को जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा, और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उनसे कहा गया कि भाई इसका विचार करें और नया कानून सजेस्ट कर दें इसके अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रोल था। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसमें जब उन्होंने सब स्टेट को कहा कि अपना कानून में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है प्राइमरीली, तो उन्होंने कहा कि स्टेट अपना कानून बनाए। तो उसमें सबसे पहले मणिपुर एंटी लंचिंग एक्ट 2019, फिर उसके बाद झारखंड का 2021, राजस्थान का 2019, और वेस्ट बंगाल का 2019, ये सारे के सारे एक्ट बनाए गए। और उसमें उन्होंने क्या रखा कि जो मॉडल में बता देता हूँ, जो झारखंड वाला है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दिया गया, जो कि वो नहीं था। तो छोटी मोटी सजाएं मिल जाती थी, और उसमें उन्होंने पेनल्टी भी रखी, 5 से लेकर 25 लाख तक की पेनल्टी भी रखी उसके अंदर। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि गवर्नर का असेंट नहीं मिल पाया, और गवर्नर ने उसको रिजर्व कर लिया और होम मिनिस्टर को भेज दिया। बिल्कुल, वहाँ होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा वो अभी तक। अब तीसरा स्टेक होल्डर आता है, जिसका आई एम कंक्लूडिंग, तीसरा स्टेक होल्डर आता है यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको जो है एक तो जो गवर्नर से जब ये आए बिल आए, तो वो बिल उन्होंने एग्जामिन करने के डाल दिए उसमें। और इन द मीन टाइम एक सीनियर एडवोकेट थे संजय हेगड़े, उन्होंने एक बना दिया, उन्होंने एक प्रिपेयर्ड मॉडल बिल बना दिया, प्रोटेक्शन ऑफ लंचिंग एक्ट, मानव सुरक्षा अधिनियम। इसका एक उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर गवर्नमेंट को भेज दिया। तो ड्राफ्ट पहुंच गया। बिल्कुल, गवर्नर के बिल आ गए। और इस तरह से अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं, लेकिन जब मैं बताता हूँ, नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, ऐसा नहीं हुआ कंक्रीट नहीं हुआ, लेकिन हुआ। उसमें क्या हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया ने, जैसा कि यूजुअल होता है गवर्नमेंट में, एक हाई लेवल कमेटी बना दी, और उसके थे राजीव गाबा, होम सेक्रेटरी, दी देन होम सेक्रेटरी, उसके चेयरमैन बनाए गए, और उनसे कहा भाई आप इसकी स्टडी कर लें, ये जो मटेरियल आपके पास आया है। और उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी 29 अगस्त 2018 को, और उन्होंने फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उसको कहा, तब तक थोड़ा पॉलिटिकल चेंज भी हो गया, ये भी हो गया, तो उन्होंने कहा भाई इसको एग्जामिन अगेन। लेकिन कहने का मतलब आपको कहना सही है कि सारा का सारा मामला फिर यू टर्न हो गया जी। और अब जब झारखंड ने कहा है कि भाई मॉब लिंचिंग पे एक बिल लेकर झारखंड विधानसभा ने पास किया है, तो एक बार फिर से बहस शुरू हुई है। लेकिन इस वक्त मेरे पास राजेंद्र कृष्णा जुड़े हुए हैं, झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। राजेंद्र जी, झारखंड जो मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक लाया जा रहा है, सभी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आखिर जब लिंचिंग पैड के रूप में एक तरह से झारखंड को जाना जाने लगा, हाल फिलहाल में भी सिमडेगा में जो घटना हुई है वो पूरी मानवता को शर्मसार कर रही है, ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह के विधेयक से वाकई ये जो मॉब लिंचिंग बिल है झारखंड का वो सख्त है, और इस तरह के विधेयक को लाकर इसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है अब इस तरह की स्थिति में? देखिए, विधेयक की अहमियत तो है, इसलिए कि झारखंड में जितना घटना घटा है मॉब लिंचिंग के आड़ में, तो उससे ये है कि इसमें एक
कानून का आना बहुत ही आवश्यक है और अच्छी बात है कि एक कानून आ रहा है, लेकिन अब वो कानून हम आएंगे बाद में वो कैसे आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये कानून की आवश्यकता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस भी दिया है। इसलिए आना चाहिए। झारखंड में चूंकि हम लोग देख रहे हैं पास्ट में कि घटनाएं घटी हैं और उसके लिए एक सख्त कानून कि ये घटना नहीं हो और इस घटना पर अंकुश लगे, इसके लिए आना बहुत ही मस्ट है। जी, सुशील कुमार शुक्ला, आप तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे रामगढ़ कोर्ट से और 2017 के जो अलुमुद्दीन मॉब लिंचिंग केस हुई थी उसमें 11 लोगों को बहुत ही कम वक्त में आपने सजा दिलवाई थी। आपको क्या लगता है कि झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक कितना सक्षम है इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद पुलिस की भूमिका पर जो सवाल उठते हैं या जिस तरह की बातें होती है उसको समझेंगे हम। सुशील, देखिए, ये जो कानून सरकार द्वारा पास किया गया है ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केस में सजा कराना थोड़ा मुश्किल होता है। गवाह आपके नहीं आते हैं, जो विक्टिम रहता है उसके परिवार के लोग नहीं रहते हैं, आम आदमी रहता है। तो इस तरह के केसेस में जो कुछ प्रिजम्पशंस होने चाहिए और सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो उसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं इसमें, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग पे ये रोक लगनी चाहिए। और ये तो अलुमुद्दीन का केस तो ये भारत में पहला केस था जो कि इतने कम समय में बिल्कुल मैं उसके अनुभव भी आपसे जरूर चाहूंगी ताकि दर्शकों तक पहुंचे वो अनुभव भी। लेकिन इसके पहले वेद भूषण हमारे साथ जुड़े। वेद जी, ये अगर पूरी बहस अभी तक जो हम लोगों ने की, इसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राज्य सरकारें हो या किसी भी तरह से, मुख्य जिम्मेदारी जो आती है, जो पहली जिम्मेदारी जो कहा जाए, वो पुलिस पर आती है। अभी तक हमने देखा है कि मॉब लिंचिंग को आमतौर पर आईपीसी की धारा 149 के तहत ही केस उसके तहत चलाया जाता है। अब 149 है वो है अनलॉफुल असेंबली या गैर कानूनी जमावड़ा से जुड़ा हुआ है। अब कोर्ट के सामने ऐसे में दो बिंदुओं को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये देखने की जरूरत पड़ती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया वो भीड़ का हिस्सा था या नहीं, भीड़ गैर कानूनी थी या नहीं, किस उद्देश्य से वो था। ये तमाम चैलेंजेस हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर कानून बन जाता है, उसके पहले की जो प्रक्रिया है, पुलिस के पास आने के की जो प्रक्रिया है, पुलिस जिस तरह से एविडेंसेस जिसमें जुटाती है, वो सब कानून बनने के बाद ज्यादा सहज होगा और इस तरह के मामलों पर न्याय दिलाना ज्यादा सहज हो जाएगा। राजश्री, अभी तक ये कानून अनडिफाइंड है जी। केवल आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट पर ही इसका इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और फाइनलाइजेशन होता है जी। आपने देखा होगा SC/ST एक्ट बनाया गया, लोकल एंड स्पेशल लॉज बनाए गए, उसमें ट्रायल हुआ और काफी हद तक SC एट्रोसिटीज जो थी वो कम हुई या कम से कम कानून की जद में आई। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो अभी जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको याद होगा बुलंदशहर के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मार कर हत्या कर दी गई, गौरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें उनकी पत्नी को अकेले संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। ना दिल्ली कोई यूपी पुलिस के अधिकारी उनके साथ थे, ना यूपी सरकार उनके पास थी। वो अपने वकील के साथ यहाँ पिटीशन उन्होंने फाइल की। ये शुक्रिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कॉग्निजेंस लेते हुए विदिन 1 वीक उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को, यूपी पुलिस को डायरेक्शन दी कि एक्यूज सरेंडर करे। तब वो जाकर पुनः जेल में गया, अन्यथा वो हाई कोर्ट से बेल लेकर चला गया। बेल लेने के बाद में जो प्रक्रिया है, जज साहब बैठे हुए हैं, प्रोसिक्यूटर साहब बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। लेट हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री वाजपेयी साहब, उनके खिलाफ एक मुकदमा पार्लियामेंट थाने में दर्ज हुआ था। आज उस मुकदमे को 51 साल हो गए हैं। वो प्रधानमंत्री साहब भी ऊपर चले गए और बहुत सारे गवाह उसमें इस दुनिया में नहीं है। जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगी तो कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए जरूरत है, आज वक्त की जरूरत है कि उसके अंदर लोकल एंड स्पेशल लॉज लाए जाए, चाहे सेंट्रल लेवल पर उसकी कानून बनाया जाए या स्टेट बनाए, और उसमें डिफाइन किया जाए कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP या ACP या सीनियर ऑफिसर के द्वारा की जाए, और बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर हो कि वो इस
भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो स्पेक्टेटर नहीं था, वो क्रिमिनल नहीं था, उसकी वजह से फला आदमी की जान नहीं गई। अब आप जहां तक 149 का सवाल है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो जो मॉब थी या भीड़ थी वो इलीगल थी, पर चूंकि पुलिस है ही नहीं। जैसे पालघर में आपने देखा कि वहां पर किस तरह से भीड़ ने साधुओं को घेर कर मार डाला, ना उसकी बहुत ही कम वीडियोग्राफी हो पाई। अब किस एक्यूज का क्या रोल था? पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है रोल फिक्स करना। एक आदमी थप्पड़ घूसे से मर गया, किस आदमी के थप्पड़ घूसे से मरा ये फिक्स करना और इस तरह के एविडेंस कलेक्ट करना और कोर्ट में प्रूव करना बियॉन्ड डाउट, ये पुलिस के लिए और अदालतों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा पहले जो जज थे, जुडिशियल ऑफिसर थे, कमीशन थे, मौके पर जाकर इंक्वायरी करते थे, परंतु अब वो प्रथा खत्म हो गई है धीरे धीरे। अब केवल जो पुलिस अपने पेपर्स में लिख के भेज देती है, फाइल बना देती है, उसी के ऊपर तमाम चीजें ट्रायल होती हैं। परंतु यदि मौके पर जाके देखा जाए, क्योंकि जो बुकिश चीजें हैं और जो प्रैक्टिकल है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हम लोग जो पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में चालान बनाकर भेजते हैं, चार्जशीट करते हैं, उसमें और जमीन की हकीकत में फर्क है। यदि मौके पर जाया जाए, तमाम चीजों को समझा जाए कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी, तो ट्रायल कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। परंतु अब उस तरह का फैशन नहीं है, वो जो चीजें चली गई है केवल कागजी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल भी कागजी हो गया है। तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आ गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह बिल्कुल। और शायद इसीलिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी भूमिकाएं बढ़ गई हैं कि इन चीजों को जो कि कागजी रह गई हैं उनको वाकई लोगों की मदद के लिए पहुंचाया जाए। तहसीन, आपको लगता है कि पशु संरक्षण कानून जो आया, गौ रक्षा कानून के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसने पशु मालिकों को मॉब लिंचिंग का एक निशाना बना दिया? सबसे ज्यादा घटनाएं उस कानून के बनने के बाद ही हुई, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कुछ राज्य सरकारों ने इसे एनकरेज किया है। गुजरात की जो सरकार थी, जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन लोगों को प्रोत्साहित किया, उन लोगों को कैश रिवॉर्ड दिया। और मैं बार बार कहता हूं कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो खास करके मोदी जी की भाजपा की सरकार है, इनका कनाइवेंस है। मैं अपनी बात को क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हम सब आंकड़े जानते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ गए 2014 के बाद, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी में लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं है। मेरे केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं होम सेक्रेटरी से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, गृह मंत्रालय में सभी से मिला, उसको राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, लेकिन ये लोग कोई अश्योरेंस नहीं देते। ऑन द कॉन्ट्री, जिन सूबों ने, कांग्रेस के और विपक्षी सूबों ने जिन्होंने इन कानून को पास किया, ये गवर्नर को आदेश नहीं देते कि इस कानून को साइन करे, तो इनकी मंशा नहीं। दूसरी चीज, ये इस तरह के विजिलेंटिज्म को एनकरेज करते। तीसरी चीज, देखिए, जो जज साहब बता रहे थे, जो ड्राफ्ट कानून संजय हेगड़े ने पेश किया था, वही हमारा मासूका कानून था जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीफ की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कानून बने। हम चाहते हैं कि लोकपाल या SC/ST एक्ट की तरह एक सेंट्रल कानून बने और वो कानून फिर बाकी सब स्टेट उसे पास करें और उसके एनेबलिंग प्रोविजन स्टेट के अंदर हो। मुझे तक कानून सेक्टर से बने, पार्लियामेंट इसे पास नहीं करना चाहता। मैं 10 सेकंड लेकर आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। हमने क्या प्रपोज किया, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जो झारखंड ने किया है, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, जुडिशियल रोप टाइम बाउंड हो। इसके अलावा एक सीनियर इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट आईजी को रिपोर्ट करते वो इसकी जांच करे, और जो मजिस्ट्रेट इस कानून पर, जो इस केस पर बैठे, नॉट लेस देन 7 years एक्सपीरियंस। हमने इन चीजों को प्रपोज किया। मैं शुक्रगुजार हूं हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने इसे समझा, मैंने उनसे बातचीत की, इन्होंने इसे पास किया, लेकिन अब भी इस पर साइन नहीं हुआ है। तो मंशा भाजपा की नहीं है कि इस कानून को पास करे और वो विजिलेंटिज्म को एनकरेज करे, और ये इसलिए एनकरेज कर रहे हैं क्योंकि जीडीपी लगातार गिर रहा है। जहाँ जीडीपी गिरता है, जहाँ जॉब नहीं मिलते, वहाँ मॉब बढ़ता है। दुनिया भर का इकोनॉमिक डेटा है। सुशील कुमार शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। जून 2017 में मोहम्मद अलीमुद्दीन की मॉब लिंचिंग केस में आपने 11 लोगों को बहुत कम वक्त में सजा सुनाई गई। एक तरह से एक अच्छा उदाहरण है ये इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें भी बहुत तरह के पेच रहे होंगे। कैसे ये संभव हुआ, और खासकर तब जबकि पुलिस की जो भूमिका है, जैसा कि वेदभूषण जी ने भी बताया कि इसमें इतने लूफोल्स होते हैं कि उसकी भूमिका हमेशा एक घेरे में, संदेह के घेरे में रहती है। किस तरह से ये काम हुआ और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में आपके किस तरह के अनुभव रहे, और आज की स्थिति में ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि आज यदि मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है,
जो आरोपी हैं उनको या जिनके साथ ये कृत्य हुआ है उनको? इस केस में पुलिस के द्वारा कोई ढिलाई इसलिए नहीं बरता गया कि जो एसआईटी का गठन किया गया था और इसमें जो सब इंस्पेक्टर इसमें आईओ थी, इन्होंने अथक प्रयास किया और हर ढंग से सबूत, साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। यहां तक कि इसमें जो फोटो वायरल हुआ था वो सारे फोटो जो है वो कमलेश पासवान अफसर इंचार्ज थे, उसमें रामगढ़ थाना प्रभारी थे, उनके फोन पे आया और उनके फोन से एक सीडी बनाया गया। सीडी बनाने के समय जो है अमृता कुमारी इसमें सीओ थी, उनके सामने सीडी बनाया गया, उनके सामने सील किया गया और वो जो सीडी बना उसको यहां से चंडीगढ़ भेजा गया जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए यहां से चंडीगढ़ भेजा गया। और वहां से जो रिपोर्ट आया चंडीगढ़ का एफएसएल का, उसमें ये कहा गया कि इसमें किसी तरह का मार्फिंग नहीं किया गया है, किसी तरह का एडिटिंग नहीं किया गया है। यानी जो भी फोटो भेजे गए थे वहां पे वो बिल्कुल सही थे। एक तो वो आधार बना और उस फोटो के आधार पे किसने क्या कपड़ा पहना था इसको एक्यूज्ड के कन्फेशन के आधार पे अनुसंधानकर्ता द्वारा बरामद किया गया और वो सारे कपड़े जब्त किए गए। वो सारे कपड़े भी न्यायालय में लाए गए थे और अंत में जो है कोर्ट में एक वीडियो चला करके जो है अभियुक्तों के सामने वीडियो चलाया गया और अभियुक्तों का पहचान कराया गया। यहां तक कि जो कपड़े पहने हुए थे उसकी भी पहचान गवाहों ने किया कि यही कपड़े अभियुक्त पहने थे। तो एक तो सबूत हो गया, घटनास्थल पे अभियुक्त उपस्थित थे। दूसरा जो है सीडीआर निकाला गया, सीडीआर से जो भी फोन नंबर इन लोगों का आया वो घटनास्थल के आसपास ही अभियुक्तों का पाया गया। अब और एक इसमें डिफेंस, एक गवाह डिफेंस का दिया गया था जो कि डिफेंस ये साबित करने का प्रयास किया था कि इसकी मौत थाने में हुई है और उस गवाह को हमने क्रॉस किया, क्रॉस में वो गवाह टूट गया। अपने को इंजीनियर बताता था लेकिन वो उसकी डिग्री फर्जी निकली और जिस दिन वो वहां पे बंद था उसका मेमो ऑफ अरेस्ट जो है वो दूसरे दिन का निकला। तो इस तरह से डिफेंस द्वारा दिया गया गवाह झूठा निकला और प्रोसिक्यूशन ने कुल 19 गवाहों की गवाही इसमें कराया। इसमें 59 एग्जिबिट्स हमने पेपर कराए। कुछ इसमें 3 एक्यूज थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, वो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जी। और 65 बी का सर्टिफिकेट हमने दिया। हाँ। और जितने जब्ती सूची थे, एफआईआर थे, ये सारे उसमें एग्जिबिट्स हुए और मैटेरियल एग्जिबिट भी हमने इसमें कराया। और उसके पश्चात जो है सारी बातों को देख करके जो है न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 427, 149, 435, 149, 302, 149 और 302, 120 पी के अंतर्गत दोषी दिया गया। बिल्कुल। जस्टिस चंद्रा, ये एक अनुभव है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो मॉब लिंचिंग का केस देखता है और किस तरह से पुलिस की भूमिका रहती है। इतना तो तय है कि यदि पुलिस सजग रहे तो हर एक मामले को का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अब अगर हम सजा के प्रावधानों पर चले आए तो लिंचिंग जो है वो जाहिर सी बात है कि मानवता के प्रति अपराध है, वो महज एक घटना नहीं है हत्या की। इसमें हत्या की सजा की सेक्शन जो 302 के तहत होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 34 और 149 के तहत जब मामला चलता है तो इसके इतने लूपहोल्स हो जाते हैं कि वो गैर इरादतन हत्या के रूप में दर्ज किया जाता है। अब ऐसे में जो दोषी है उसके बचने के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह अभी भी जो स्थिति है इस तरह के कानूनों में सख्त बदलाव की जरूरत है, या फिर लिंचिंग की जब घटना हो या कोई इस तरह की बात होती है तो उसको लेकर कुछ अलग तरीके से इसको देखने की जरूरत है ताकि जो मौजूदा प्रावधान है उसी के तहत जो जिसकी हत्या हुई है या जिसके साथ ये घटना हुई है उसको न्याय जल्द से जल्द मिल सके? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये एक जघन्य अपराध है और इसको जितना जल्दी जल्दी निपटाया जाए उतना अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारे वेद भूषण जी ने भी कहा और अदर को पैनलिस्ट ने भी कहा कि हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो या सिविल साइड हो, और उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। उसका एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने बताया कि देयर आर सो मेनी लूप होल्स कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता, ये होता है। तो उसके लिए जो है मेरा विचार ये है कि इसके अंदर एक स्पेशल लॉ बनाया जाए
और स्पेशल लॉ क्योंकि स्टेट एंड लॉ का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो इसलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल लॉ बना सकती है और मॉडल लॉ को जो है वो सारे स्टेट्स अडॉप्ट कर लें। तो अभी मैं देख रहा था 4 एक्ट बने हैं, मणिपुर का है, झारखंड का, राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, उसके अंदर अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, उसमें पेनल्टी अलग दी गई है। एक ने तो सिर्फ 1 लाख तक की पेनल्टी दी है, जबकि दूसरे जो है उसमें 5 से 25 लाख तक की दी गई है और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, कहीं 10 साल की दी गई है। तो सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंटर एक मॉडल लॉ बना सकती है और इसके लिए एक विशेष न्याय गठन का प्रोविजन भी उसके अंदर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र जी, अगर झारखंड की जब बात चल रही है और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग जो कानून है, अलग अलग विधेयक है, उसमें अलग अलग बातें कही जा रही है, झारखंड मॉब लिंचिंग को आप कितना सख्त मानते हैं? जो बिल है उसके क्या प्रावधान है और उससे वाकई आपको लगता है कि इस पर समस्या, इस तरह की जो समस्या उस पर काबू पाया जा सकता है? ये जो मॉब लिंचिंग बिल है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका स्टार्टिंग जो हो रहा है कि दुर्बल व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर, दुर्लभ व्यक्ति को फिर डिफाइन करना होगा कि क्या डेफिनेशन उसका प्रॉपर। तो इसमें उसके अलावे क्या है कि अब मैं ये बता दूं कि जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पूनावाला केस में, हाँ, उसमें बहुत विस्तृत है कि प्रिवेंटिव मेजर, रेमेडियल मेजर एंड प्यूनिटिव मेजर। तो प्रिवेंटिव मेजर में आप जैसे कि ड्यूटी कास्ट कर दिए, नोडल ऑफिसर्स बना दिए, बट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ड्यूटी क्या होगा? ये सबसे जरूरी ये है कि ये एक्चुअली क्या है कि ये अभी तक ये जो है कि जैसे कि आप एक नोडल ऑफिसर्स बना दिए, आप पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को आप जिम्मेवारी दे दिए, वो जिम्मेवारी का निर्वाह अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसका सख्त प्रावधान आना चाहिए। वो बहुत ही जरूरी है ताकि ड्यूटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाए जी। नंबर 1, जिसका कि हमको लगता है कि इसमें इसको इंकॉर्पोरेट करना होगा। दूसरा ये है कि अब जो आपने बनाया है कि पनिशमेंट सिंपल इंजरी होगा, ग्रीवियस इंजरी होगा या लिंच। तो लिंच का मतलब हम लोग, लिंच का जो मीनिंग होता है वो होता है हत्या। अब लिंचिंग का आप देखिए कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जबकि अगर आप देखिएगा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में मैक्सिमम पनिशमेंट इज द कैपिटल पनिशमेंट दैट इज हैंगिंग टू डेथ ऑल्सो। तो अगर आप मैक्सिमम पनिशमेंट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस कानून, ये जो आने वाला कानून है, बट क्यों? इससे क्या होगा कि इससे तो जो आदमी, हर एक आदमी कलर देना चाहेगा कि इस एक्ट के अंदर हम अपने आप को ले आए ताकि हम कैपिटल पनिशमेंट से बच सके आईपीसी का। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान है, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है, हमको लगता है कि ये इट नीड्स सम मोर करेक्शंस सो दैट कि ये आईपीसी के कन्फ्लिक्ट में नहीं हो, नंबर 1। और हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट अगर आप कोई एक्ट ला रहे हैं तो सोचिए, तो उसका ख्याल रखते हुए, और कोई भी आदमी इसको जो है सो दुरुपयोग ना करे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले यह है कि इसमें जो आपको जितना भी आपने प्रावधान दिया है वो आप प्रिवेंटिव को और स्ट्रांग बनाना है हम लोग को, और आपका जो रेमेडियल मेजर्स है उसको और प्रॉपर करना है। बिल्कुल। वेद जी, अब यहाँ पर एक बड़ा मसला आ गया जो कि राजेंद्र जी ने भी उठाया और जो आपने भी कहा कि पूरे मामले को जरूरी है कि एक बेहद तहसीन भी बता रहे थे कि कोई एक ऐसा अधिकारी हो जो इस पूरे मामले की जांच करे, जो जिम्मेदार हो। लेकिन अगर इस तरह के जब भी मामले आते हैं, और ऐसे भी पुलिस हमेशा कटघरे में आ जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर पुलिस अधिकारी जांच में ढील देता हुआ पाया जाता है तो इसे एन एक्ट ऑफ डेलिबरेट नेग्लिजेंस माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर संभव हो पाएगा? जी जी जी। जो SC ST एक्ट है उसमें एक ये भी प्रोविजन है कि यदि आईओ के पार्ट पर कहीं ढिलाई या उसकी इनकॉम्पिटेंस है
या उसने डेलिब्रेटली कोई ऐसा एक्ट किया कि वो केस कन्विक्शन में नहीं जा पाएगा, तो आईओ को भी सजा हो सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी 6 महीने की सजा का प्रोविजन लगा गया है। इसलिए जब भी कोई आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी और दिल्ली के अंदर कमिश्नर एसीपी रैंक का अधिकारी, तो कोई भी अधिकारी जेल नहीं जाना चाहेगा। वो तमाम एविडेंसेज करेक्टली और एक्यूरेटली इकट्ठे करेगा और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, केस कन्विक्शन में जाएगा। अभी प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया कि जो आईओ थे, उन्होंने, जो सीओ थी मैडम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया, लेबोरेटरीज में भेजा, तमाम चीजें कन्विक्शन में गई। तो यदि तमाम चीजों को इकट्ठा कराया जाए, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है कि आईओ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो कितना कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, क्या उसका बैकग्राउंड रही है, क्या वो फील्ड के लिए एलिजिबल है, क्या उसकी पिछली जो नॉलेज है लॉ के बारे में और लॉ को इनेक्ट करने के बारे में, वो वाकई में ठीक है, अप टू द मार्क है, नहीं है। तो ये सब तमाम चीजों का जब एक कॉम्बिनेशन होगा तभी ये चीजें सफल हो पाएंगी। चाहे हम कानून ले भी आए, पर यदि इन चीजों का अभाव रहेगा तो हो सकता है उसके बाद भी प्रॉब्लम बनी रहे। तो ये तमाम चीजें एक स्टडी का जरूरत है। तमाम सेंटर, जैसा भी सजेस्ट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कोई कानून लाने की, सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत है और बड़े डेटरेंट प्रोविजंस उसके अंदर होने चाहिए, जिससे कि कोई भी इन चीजों का फायदा ना उठा सके। जैसे तहसीन जी कह रहे थे कि मतलब जो ये सब पॉलिटिकल चीजों में इंक्लूड ना भूल जाए, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आने की जरूरत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैंने अभी आपको इंस्पेक्टर सुबोध सिंह बुलंदशहर वालों का एग्जाम्पल बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में उसको दोबारा जेल जाना पड़ा है। तो ऐसी नौबत ना आए, कानून के अंदर इस तरह के प्रोविजन हो जो डेटरेंट हो और समाज के अंदर एक मैसेज जाए। जी बिल्कुल तहसीन, लेकिन यहाँ पर मॉब लिंचिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं। जब सियासत की बात होती है, जब राजनीति की बात होती है, और आजकल तो सियासी माहौल है, हेट स्पीच का मामला भी बेहद गंभीर हो जाता है। और मैं अगर बहुत आसान शब्दों में कहूं तो मॉब लिंचिंग जिस तरह से है, उसी तरह से रेस्पेक्ट लिंचिंग के लिए एक माध्यम बना दिया गया है। किसी की भी इज्जत उतारनी हो, आप हेट स्पीच के थ्रू चले जाइए। बहुत कुछ जो मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए दिशा निर्देश हैं वो हेट स्पीच पर भी लागू होते हैं, उस पर भी नियंत्रण करने के लिए वो लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण पर नियंत्रण, ये सब कुछ प्रशासनिक स्तर पर तो हो रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हैं मॉब लिंचिंग के पीछे इस तरह के हेट स्पीच ही कारण बनी रही। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच दोनों को मिलाकर कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है और इन दोनों पर ही सख्त कानून बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग सेगमेंट में एक ग्रेगरी स्टैंटन के बारे में कहा, जो प्रेसिडेंट थे दुनिया के जेनोसाइड वॉच के, जिन्होंने कहा अगले 5 से 7 साल में भारत में जेनोसाइड होने वाला है और इन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया है। आप हरिद्वार का उदाहरण देख लीजिए, क्या किए उत्तराखंड की पुलिस ने, आप कई अन्य उदाहरण देख लीजिए और आप देखते कि एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी की जो पुलिस फोर्स है, और मैं बड़े खेद से कहता हूँ पुलिस फोर्स प्रोफेशनल होना चाहिए, वो पॉलिटिकल मास्टर्स के ट्यून पर डांस कर रही है। आप देख लीजिए झारखंड का उदाहरण, जयंत सिन्हा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद जो लोग कॉन्विक्टेड थे, आरोपी नहीं कॉन्विक्टेड थे मॉब लिंचिंग में, उनको फूलों की माला पहनाया। तो यहाँ देख लीजिए महेश शर्मा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो लोग आरोपी थे लिंचिंग के अंदर, उन पे तिरंगा चढ़ाया, तिरंगा, वो तिरंगा जो शहीदों पर हम चढ़ाते हैं, उस तिरंगे को चढ़ाया महेश शर्मा ने। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ इसके बावजूद, जब हम इस केस के बारे में रिसर्च कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले, सबसे ज्यादा लिंचिंग मुसलमानों की नहीं होती है, गाय को लेकर नहीं होती, सबसे ज्यादा लिंचिंग औरतों की होती है और थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर्स की होती है। क्योंकि आप किसी को सेक्स वर्कर कह दो, किसी को बच्चलन कह दो, किसी को चुड़ैल कह दो, किसी को डायन कह दो और बस उसकी लिंचिंग हो जाए। अधिकतर मामले प्रॉपर्टीज के लिए होते, अधिकतर लिंचिंग प्रवासियों के हो रहे थे, जो बेचारे गरीब लोग हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक सूबे से दूसरे से सूबे जा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, उनकी लिंचिंग हो रही है। उनके लिए कौन खड़ा होगा? अगर ये कानून नहीं आता, जैसे जज साहब और वेदभूषण जी बता रहे, सेंट्रल कानून एसपी की तरह जो एक एनेबलिंग कानून हो ताकि सूबे उसे लागू करे, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, और एक यूनिफॉर्मिटी आए, तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इस लिंचिंग के केसेस बढ़ने वाले हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है, जिस गति से हेट स्पीच बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुल्क में, हम एक गलत रास्ते पर चल रहे, गलत दिशा में चल रहे हैं। जी डॉक्टर सतीश चंद्रा, आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए एक और उपाय हो सकता है तब तक के लिए, जब तक कानून नहीं आता
तब तक क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी हम जा सकते हैं और वो एक समाधान के रूप में हमारे सामने आ सकता है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो अभी इन हालात के अंदर मुश्किल है थोड़ा सा, जब तक कि स्पेशल आप एक्ट नहीं बनवा पाए। जब आपका स्पेशल एक्ट बन जाए, उसके अंदर प्रोविजन हो कि इसका ट्रायल होगा तो स्पेशल एक्ट से ही होगा या स्पेशल कोर्ट से ही होगा, वो होगा। और जो आप ये कहते हैं ना कि हेट स्पीच, ये तो जेनेसिस है इसका, मॉब लिंचिंग का स्टार्ट वहीं से होती है, हेट स्पीच से स्टार्ट होती है। और वो हर पार्ट में है, चाहे हैदराबाद में हो चाहे वो हरिद्वार में हो, हर जगह इसके वो चलता है। तो इसका तो कोई ये नहीं कह सकते कि जब तक स्पेशल लॉ नहीं आता तब तक नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत जल्द कंट्रोल हो पाएगा। जी बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल ये है, लेकिन जैसे चंद्रा, कि अगर आज की स्थिति में, मैं अपने दर्शकों के हिसाब से जानना चाहूंगी कि यदि आज की स्थिति में हम इस तरह की जब घटना देखते हैं तो आखिर हमारे पास रास्ता क्या है? क्या हम ये मान के चले कि जिस तरह से हम एक आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं, जैसे कि अलीमुद्दीन केस में हुआ, कि भगवान करे कि जो प्रोसिक्यूटर है वो भी सही हो और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो भी सही हो और जल्दी न्याय मिल जाए। अगर आज की तारीख में सब इस तरह की घटना होती है तो क्या विकल्प है हमारे पास? मैडम, आप देखिए कि जो आप 1984 का जो मॉब लिंचिंग था, उसके केसेस अभी तक चल रहे हैं जी, अभी तक चल रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ या उनके खिलाफ जो है वो अभी तक केस चल रहे हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हुए। तो वो तो आपका न्यायिक सिस्टम है जिसके अंदर आपका इतना ज्यादा एरियर पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा आपकी पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो कहाँ आप उम्मीद कर पाते हैं उसमें? जी बिल्कुल। तो जो भी हालात हैं, हाँ। वेद भूषण जी ने कहा, मेरे को पैनलिस्ट ने बताया ही है कि उसके अंदर क्या हर्डल होती है और क्या कैसे उसको निपटाया जा सकता है। बिल्कुल। तहसीन, क्या आप लोग इस पूरे जो इश्यूज है, जो पूरा मुद्दा है जो हम 130 करोड़ भारतीयों से जुड़ा हुआ है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ और कदम उठाने वाले हैं सामाजिक रूप से, ताकि इस बात पर और आवाज को बुलंद किया जा सके? जी, हेट स्पीचेस को लेकर हम जो आप लोगों का फेडरेशन है, एसोसिएशन, वहां पर हम गए। वहां पे हमारी अपॉइंटमेंट जस्टिस टेकरी जी के साथ है कि हम हेट स्पीचेस को टीवी पे कैसे, खास करके न्यूज चैनल्स पे कैसे हम रोके, क्योंकि आपने देखा है कि जो न्यूज चैनल के डिबेट थे, जी, पर हमारे इस चैनल पे आपको इस तरह कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी तहसीन? थैंक यू। कभी नहीं। कुछ खास चैनल्स और शोज है जो हेट स्पीच फैला रहे। इसको लेकर, बाकी जो हेट स्पीच को लेकर जो हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में, हम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन एक अहम चीज है, माननीय इस वक्त के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम ये कानून नहीं लाएंगे। मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक छोटे राजनीतिक लाभ के लिए हम इस मुल्क को एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहे हैं जो गांधी का नहीं, गोडसे का रास्ता है, और इसे रोकना चाहिए। माननीय जज साहब, जो रिटायर्ड जज साहब है, उन्होंने 84 दंगे की बात की, और 84 दंगे में अगर इंसाफ होता, 2000 दंगों में अगर इंसाफ होता, तब इस तरह की स्थिति आज हमारे मुल्क में नहीं बनती, क्योंकि वहां पर इंसाफ नहीं हुआ 84 में, क्योंकि 2002 में नहीं हुआ, क्योंकि 2013 मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ। आज स्थिति बन गई है कि एक मिनिस्टर तिरंगा लपेटता है एक आरोपी पर, और एक मिनिस्टर जो कॉन्विक्टेड व्यक्ति है उसको फूलों की माला पहनाता है। ये किन मुल्कों में होता है? लोकतांत्रिक मुल्कों में नहीं होता है। उन मुल्कों में होता है जो जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पे कानून का राज है। वेद, आप ये समझते हैं कि इस अभी तक के जो सबसे अहम कड़ी पुलिस है, चाहे वो कानून बने या अभी की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में पुलिस जो अहम कड़ी है, उसको इस तरह के मामलों में ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल राजश्री, मैं बिल्कुल आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं और तहसीन जी की बात भी काफी हद तक एग्री करता हूं, पर एक चीज पर डिफर करता हूं। यदि आप जुडिशरी का काम करने का तरीका देखें, दे आर सो ओवरबर्डन। दिल्ली में 150 केसेस एक मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फ्लडेड है केसेस के ऊपर। मैं अभी खुद ही अपनी बात से पीछे हट रहा हूं कि पहले जजेस मौके पर जाके देखने का टाइम होता था, उनके पास गिनती के केस होते थे, 5-5, 6-6 केस लगते थे। आज दिल्ली में स्थिति ये आ चुकी है, बड़ी डरावनी स्थिति है। जुडिशियल ऑफिसर किन स्थिति में काम करते हैं, वो किस तरह से अपना माइंड अप्लाई करते हैं, किस तरह से एक बैलेंस, एक जजमेंट देते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जुडिशरी के सामने। जब साहब आप ये भी आपको बताएंगे किस तरह की प्रॉब्लम जुडिशरी के सामने, पुलिस के सामने और तमाम लोगों के सामने, एजेंसीज के सामने है। जुडिशरी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही कि इतना ज्यादा लिटिगेशन हो गया है, जो पहले लोअर कोर्ट में जाते थे अब सीधा हाई कोर्ट में, जाहिर सी बात है, और उसकी वजह से समस्या और बढ़ी है। लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है, और जिस तरह के इस देश में सामाजिक कार्यकर्ता हैं कई जो इस पूरे मसले को हल करना चाहते हैं, और
एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक मीडिया हाउस होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सभी इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर आवाज बुलंद करते रहे और हम करते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मैंने नज़ीर अकबर आबादी के शेर के साथ शुरू किया था, उसी के साथ इसका अंत करना चाहूंगी। नज़ीर अकबर आबादी किसी आदमी नामा के ही जो कविता है उसके आखिरी पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। आदमी से आदमी की दुश्मनी के ये जो किस्से हैं, जिसे आज हम मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारी अदालत, हमारे समाजी कार्यकर्ता, हमारे तमाम अंगों उपंगों में सक्रियता की जरूरत है। और हमारी जो सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर जिस दिन मानवता की भलाई की बात सोचने लगेंगी, तभी इस तरह के जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा दाग है, जो सबसे बड़ा धब्बा है मानवता के नाम पर, वो मॉब लिंचिंग है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि नए साल में ये नई पहल जरूर होके रहेगी और हम सियासत से ऊपर मानवता की बात सोचेंगे। उसी उम्मीद के साथ नमस्कार।